यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी के यहाँ पर 72 का टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, ठीक है। ये स्वास्थ्य जो IAS है इनका टेस्ट यहाँ पर है। टेस्ट नंबर यहाँ पर पहला देखेंगे हम लोग, ठीक है। टेस्ट नंबर 1 है और 72 बीपीएससी एग्जाम भी होना है, उसके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज है यहाँ पर ये, ठीक है। हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर यहाँ से देखने को मिलेगा, मेडिवल, और कुछ यहाँ पर इंसिडेंट के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग ने देखा था जो एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 3 था और यहाँ पर परफेक्शन का टेस्ट नंबर 3 का पार्ट 1 वो भी देखा था हम लोगों ने, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला है पुरालेख शास्त्र सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। पुरालेख शास्त्र सिक्कों के अध्ययन कहा जाता है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि पुरालेख शास्त्र अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यहाँ पर कहा जाता है, पहला गलत हो जाएगा। सेकंड, भारत के प्राचीनतम सिक्कों में से कोई लेख नहीं मिलते, केवल प्रतीक मिलते हैं। सेकंड बात करेक्ट है क्योंकि भारत के प्राचीनतम सिक्के में आहत सिक्के थे जिन पर केवल प्रतीक होते थे, उसमें कोई लेख नहीं होता था। समुद्रगुप्त के सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी पहला बड़ा अभिलेख माना जाता है। सेकंड बात यहाँ से, चौथी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर 2, 3, 4 सही है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से जो करेक्ट होगा 2, 3, 4 बी। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे बोला है सूची 1 और सूची 2 एहोल अभिलेख, और यहाँ पर इसके जो सूची 2 में एहोल अभिलेख बोला है समुद्रगुप्त और पुलकेशिन द्वितीय, टोलमी और मेगास्थनीज। तो देखो एहोल जो अभिलेख होगा ये पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, रवि कीर्ति द्वारा रचित, तो यहाँ से ये हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति आपका समुद्रगुप्त हरिसेन द्वारा रचित, ठीक है। और इंडिका आपका हो जाएगी मेगास्थनीज, राइट। ज्योग्राफी आपकी टोलमी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर A2 B1 C4 D3, सही आंसर ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताम्र पाषाणिक संस्कृति को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है प्राचीन से नवीनतम में, ठीक है। पहला क्या होगा? पहले आंसर हो जाएगा इसका, प्राचीनतम से नवीनतम करेंगे तो आएगा कायथा, आहार, मालवा, जारफे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। बुर्ज होम कश्मीर से पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य गेहूं के और जौ के प्राप्त हुए थे, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी। तीसरा, इस काल में मानव ने पहली बार पहिए का निर्माण शुरू किया था, आविष्कार किया था और मृदभांडों का निर्माण शुरू हुआ था, तीसरी बात भी करेक्ट है। 1, 2 और 3 सभी आंसर सही है, तो आंसर क्या होगा? चौथे का आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 डी। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारत या मध्य पाषाण कालीन स्थल पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें का, यहाँ से ये करता है बागोर, राजस्थान, करेक्ट आंसर होगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पाषाण काल के प्रमुख परिवर्तन के संबंध में विचार करना है। मध्य पाषाण काल में जलवायु गर्म होने के कारण सूक्ष्म पाषाण उपकरण का प्रयोग बढ़ा था। छठे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से सही है। पूर्व पाषाण काल का मानव पूर्णतः आखेटक और खाद्य संग्राहक था, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट जाएगी। दोनों बातें छठे की करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी सही है। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से घटनाओं और यहाँ पर खोजें इनके सही कालक्रम देखते हैं क्या होगा। 7वें में पहले आपका आएगा भीमबेटका की चित्रकारी गुफाएं, पूर्व पाषाण से मध्य पाषाण काल के बीच के, ठीक है। उसके बाद कृषि का नवपाषाण काल, तांबे का उसके पहले, तांबे से पहले हो जाएगा आपका लोहे का 1000 ईसा पूर्व, उसके बाद तांबे का होगा ताम्रपाषाण काल। तो 1, 2, 4, 3 इसका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाहियान और ह्वेनसांग की जो वृत्तांग है उसके बारे में, वृत्तांत के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा, ठीक है। 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा, ह्वेनसांग ने अपना यात्रा वृत्तांत सीयूकी के नाम से लिखा है और फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था, ना कि हर्ष के समय पे, ये बात आपको याद रखना है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं। पहला है, इसमें बोला कोल्डिवा तांबे की कुल्हाड़ी, चावल के प्रसिद्ध साक्ष्य गर्तावास और हस्त कुठार, ठीक है। देखते हैं, कोल्डिवा जो है चावल के साक्ष्य, राइट,
पहला एक का 2, ठीक है। दूसरा कोल्डिवर चावल के साक्ष, अतिपरपक्कम अतिरपक्कम अतिरपक्कम हस्तकुठार हैंड एक्स, राइट, ये हो जाएगा। आहाड़ आहाड़ आपको हो जाएगा तांबे की कुल्हाड़ी। और गुफु कराल गर्त आवास। सही आंसर 9 का क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्व पाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा? जो गलत कथन है आंसर हो जाएगा 10वें का। करेक्ट आंसर यहां से ये सी नंबर। इस काल में मानव को कृषि और अग्नि के प्रयोग का पूर्ण ज्ञान था। यह बात गलत है, क्योंकि इस काल में मानव को अग्नि और का ज्ञान तो था, लेकिन यहाँ पर पूर्ण ज्ञान उसे बाद में हुआ था, और कृषि का ज्ञान नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, ताम्रपाषाण काल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इस काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। पहली बात 11वें की यहाँ से क्या होगी? ये स्टेटमेंट यहाँ से सही होगा। सेकेंड, जारवे संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, लेकिन इसमें दैमाबाद और ईमान गांव नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। तीसरी बात है, मालवा संस्कृति अपने उत्कृष्ट मध्य भांडों के लिए जानी जाती है। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, आहार संस्कृति को तापवंती कहा जाता है क्योंकि यहाँ तांबा प्रचुर मात्रा में मिलता है। चारों बातें करेक्ट है। आंसर 1 2 3 4। क्वेश्चन 12 है, मैकोलिथ शब्द का प्रयोग किस काल के संबंध में किया जाता है? आंसर हो जाएगा 12वें का। मैकोलिथ जो है ये मध्यपाषाण काल की विशेषता है, जो जहाँ छोटे छोटे नुकीले पत्थर और औजार बनाए जाते थे। 12वें का आंसर क्या होगा? 12वें का आंसर हो जाएगा आपका, जो सही आंसर है इसका मैकोलिथ का, ये हो जाएगा छोटे छोटे नुकीले औजार। ये मध्यपाषाण काल है ना, तो मध्यपाषाण काल बी। क्वेश्चन नंबर 13, मेहरगढ़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, मेहरगढ़ में देखो, मेहरगढ़ में पहली बार कपास उगाने के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, और एक नवपाषाणिक स्थल है, न कि पूरा पाषाणिक स्थल है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर, प्राचीन भारतीय इतिहास में विदेशी वृत्तांतों के बारे में कौन सा कथन सही होगा? जो विदेशी वृत्तांत थे इसमें पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक का नाम आज भी अज्ञात है। इब्न बतूता ने रहिला लिखी थी, न कि किताबुल हिंद। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। पूर्व पाषाण काल के औजारों में निर्माण की ओर और फ्लिक तकनीकी का संबंध किससे होगा? करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा। यह पत्थर और औजारों को बनाने की एक प्राचीन टेक्निक होती थी। ठीक है, प्राचीन तकनीकी होती थी। आंसर यहाँ से 15वें का क्या होगा? ये पत्थर औजार बनाने की पुरानी तकनीकी, तो करेक्ट आंसर होगा पत्थर के औजार बनाने की तकनीकी 15, ए यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंध घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। नगर नियोजन है सिंधु घाटी का, इसके बारे में ये बोला है 16 में। पहला, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता था। 16 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, जल की निकासी पूरी तरह से खुली थी ताकि सफाई आसानी से की जा सके। यह बात गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी शब्द जल निकासी ढकी हुई थी, कवर्ड थी, एक तरह से खुली नहीं थी। घर और दरवाजे मुख्य रूप से सड़कों की ओर न खुलकर पीछे गली में खुलते थे। सही बात है। लगभग हर बड़े घर में अपना निजी कुआं और स्नानघर होता था। यह भी बात करेक्ट है। 1 3 4 सही है। करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 17 है, हड़प्पा स्थल और यहाँ से इसके जो नदी साक्ष्य है विचार करना है। 17, पहला लोथल भोगवा नदी गोदीवाड़ा है ना, सही है। दूसरा, अच्छा इसमें लोथल एक मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो सिंधु होना चाहिए, मोहनजोदड़ो आपको होना चाहिए यहाँ से। ये सही मैच करेंगे तो 17 में मोहनजोदड़ो आएगा, सिंधु नदी, विशाल स्नानगर। लोथल आपका किस में आएगा? लोथल भोगवा नदी है ना, ये इसका होगा। ठीक है, कालीबंगन आपका गंगा नदी और आलमगीरपुर हिंड नदी। करेक्ट आंसर 17 का ये करेक्ट है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित संस्थाओं घटनाओं उनके उद्भव कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं 18 को। बोले कि विदत प्राचीनतम संस्था थी। ठीक है,
तो क्या होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद वर्ण व्यवस्था क्या थी, वर्ण व्यवस्था का जन्म सूक्त पुरुष सूक्तक, है ना। तो यहाँ से ये ऋग्वेद का 10वां मंडल है, पुरुष सूक्तक, ये हो जाएगा। उसके बाद गोत्र व्यवस्था सुदृढ़ीकरण थी, प्रतिष्ठान थी, ये बात सही है क्योंकि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल की थी। और उसके बाद षोडश महाजनपद का उदय, ये बुद्ध काल में था। तो यहाँ से सीरियल से लगाएंगे तो प्राचीन संस्था, पुरुष सूक्त, है ना, और उसके बाद उत्तर वैदिक, फिर बुद्ध काल। करेक्ट आंसर यहाँ से 1 2 3 4 सब सही है, ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 19, ऋग्वैदिक कालीन समाज और राजनीतिक के संबंध में विचार करना है। अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया जाता था जिसका अर्थ था न मारे जाने योग्य। 19वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद पूर्णतः निरंकुश और वंशानुगत होता था। यह बात गलत है क्योंकि राजा का पद पूरी तरह से निरंकुश नहीं था, उस पर सभा और समिति का नियंत्रण होता था। सेकेंड बात गलत हो जाएगी। ऋतु की अवधारणा ब्रह्मांडी और नैतिक व्यवस्था पर प्रतिनिधित्व करती थी। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, सही आंसर 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हड़प्पाकालीन लिपि के संबंध में ब्रेस्टोफेडेन पद्धति का क्या अर्थ होगा। ब्रेस्टोफेडेन पद्धति यह हड़प्पा लिपि लिखने का तरीका था और पहली पंक्ति से दाएं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति से बाईं से दाईं ओर जैसे खेत जोता जाता था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, B20 का सही आंसर है। 21 है, हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करना है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग संभवतः सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ है। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, हड़प्पावासी आंतरिक और बाह्य व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि मेसोपोटामिया के लोग लेखों में सिंधु क्षेत्र को मेलुहा कहा गया। ठीक है, और व्यापार के लिए लोग वस्तु विनिमय जो था उसके प्रणाली प्रचलित थी। दोनों बातें करेक्ट हैं। 21 का आंसर 1 और 2 सी। 22 नंबर है, उत्तर वैदिक काल में हुए परिवर्तन को उनके महत्व के कालक्रम के अनुसार रखना है। पहला हो जाएगा श्याम अयस लोहा अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ था, सही बात है। दूसरा, लोहे के उपकरण का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। राजसूय अश्वमेध यज्ञों का एक व्यापक प्रचलन था। वो आपका आएगा पहला जनपद परिवर्तन होना, उसके बाद आएगा राजसूय का अश्वमेध का यज्ञों का प्रचलन, मतलब पहले आएगा चौथा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। ठीक है, ये आएगा करेक्ट आंसर। 22वें का जो होगा ये बी करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन सिद्धांत के संबंध में विचार करने कौन से यहाँ पर सही सम्मिलित होगा। 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी स्टेटमेंट, पारिस्थितिक असंतुलन फेयर सर्विस, ये आंसर सही है इसका। ठीक है, पारिस्थितिक असंतुलन फेयर सर्विस द्वारा प्रस्तुत किया गया सही युग्म होगा। 24 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं। इससे बोला गविष्ठी गायों के लिए होने वाला युद्ध था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। वजपति हो जाएगा चारागाह का अधिकारी, राइट, चारागाह का अधिकारी हो जाएगा। अगला है बलि अब हो जाएगी राजा को दिया गया स्वैच्छिक कर टैक्सेस। अगला सूत होता था क्या, जो सूत था ये होता था रथकार दरबारी। करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 नंबर, ऋग्वैदिक काल में विदत का महत्व क्या था। ये मैंने क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ। विरत के क्या आंसर होगा, आंसर विरत यहाँ पर यार्डों की प्राचीनतम संस्था थी जहाँ सैन्य, धार्मिक और वितरण संबंधी कार्य होते थे। बी आंसर 25 का करेक्ट आंसर होगा। 26 है, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक संरचना के संबंध में विचार करना है। इस काल में महिलाएं की स्थिति ऋग्वैदिक काल की तुलना में गिरावट आई थी। 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। गोत्र प्रथा का जन्म ही इसी काल में हुआ था जिसका अर्थ एक ही पूर्वज संतान से लिया जाने लगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, वर्ण व्यवस्था का आधार अब कर्म न रहकर जन्म हो गया था। ऐत्रेय ब्राह्मण के चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। चौथी बात भी करेक्ट है, चारों बातें सही है। आंसर 26 का क्या होगा, डी। 27 नंबर है, 27 हड़प्पाकालीन धर्म के बारे में विचार करना है। कौन सा कथन गलत होगा। यहाँ से जो गलत कथन है ये हो जाएगा
इसमें बोला है कि हड़प्पा वासी मंदिरों का निर्माण करते थे और मूर्तियों की स्थापना गर्भगृह में करते थे। ये बात गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। ठीक है, वे प्रकृति और मूर्तियों की पूजा बाहरी तौर पर करते थे। ये बात गलत हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन क्षेत्रों तक सीमित था? आंसर हो जाएगा 28 का। ये क्षेत्र भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुंडीगक, सुरतुगही तक फैला था। ठीक है, सी यहाँ से सही आंसर है। 29 ऋग्वैदिक ऋत के बारे में कौन सा कथन करेक्ट होगा? 29 का आंसर होगा ऋग्वैदिक में जो ऋत है ये एक ब्राह्मणी और नैतिक नियम था जो देवताओं और मनुष्यों को दोनों पर लागू होता था और इसका रक्षक वरुण न कि इंद्र था। ठीक है, आंसर क्या होगा? 29 का बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हड़प्पाकालीन शिल्पकला के संबंध में विचार करना है। वे कांसे के निर्माण हेतु तांबे और टिन का मिश्रण करना जानते थे। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। दूसरा, चंद्रोदय मन के बनाने का एक प्रमुख कारखाना केंद्र था। सेकंड बात भी करेक्ट होगी, क्योंकि चंद्रोदय मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था और कांसा बनाने का तांबा प्लस टिन मिलकर बनाते थे। दोनों बातें करेक्ट है। 30 का आंसर 1 और 2 दोनों से है। 31 है, वैदिक साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उपनिषदों को वेदांग कहा जाता था क्योंकि वे वेदों के अंतिम भाग थे और दार्शनिक ज्ञान पर केंद्रित थे। 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। मुंडकोपनिषद से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, अरण्यक वे ग्रंथ है जिनकी रचना वनों में की गई थी और जो रहस्यमय प्रतीकों पर आधारित होते थे। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि अरण्यक का अर्थ है वन और इसकी रचना एकांत में वनों में हुई, इसलिए यहाँ पर इसे रहस्यवाद अधिक है। चौथा, शतपथ ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है और इसमें कृषि की विधियों का उल्लेख किया गया है। चौथी बात गलत है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से सामवेद से नहीं होगा और ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है जिसमें कृषि की 4 क्रियाओं जुताई, बुआई और कटाई, मढ़ाई का वर्णन किया गया है। 1 2 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 31 का ए यहाँ से होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं। इसमें बोला असमक। ठीक है, असमक आपको हो जाएगा यहाँ से क्या? असमक ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। राजधानी पोटन या पोटली। वत्स वत्स आपको हो जाएगा राजधानी कौशाम्बी। सूरसेन मथुरा। कंबोज आपका राजधानी राजपुर या हटक। 32 का आंसर बी करेक्ट है। 33 नंबर है, मगध के उत्कर्ष के संबंध में विचार करना है। राजवंशों का सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 33 पहला, हर्यक वंश संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ठीक है, और शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद और मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। करेक्ट आंसर 1 2 3 4 सब सही है, सही नाम पर व्यवस्थित होंगे इसमें। ठीक है, इसके हिसाब से 34 है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के संबंध में विचार करना है। 34 पहला, ये बोले बुद्ध ने प्रतीयत संवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो कार्य कारण संबंध को दर्शाता है। 34 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है, महाभिनिष्क्रमण बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के बाद दिए गए प्रथम उपदेश की घटना है। सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहते हैं और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था। तीसरा, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के दुखों को निवारण के मध्यपर मार्ग बताया गया है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जीवन के दुखों को दूर करने के लिए बुद्ध ने 8 रास्तों या 8 मार्ग मध्यम मार्ग को बताया था। आंसर 1 3 करेक्ट है, तो आंसर सी। 35, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर एकमात्र महाजनपद था? 35 का आंसर हो जाएगा असमक गोदावरी नदी के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद था। ये आज के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। करेक्ट आंसर 35 का क्या होगा? असमक बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत के संबंध में विचार करना है।
अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत हैं। 36 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों ब्रह्मचर्य का नाम 5वां महाव्रत जोड़ा था। ये भी बात करेक्ट है। ठीक है, दोनों बात करेक्ट है। इससे पहले पार्श्वनाथ ने केवल 4 सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त्य दिए थे। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी। 37 नंबर है, बौद्ध संगीति और उनके जो आयोजन है स्थल हैं उसके बारे में विचार करना है। सही कालक्रम कौन से होंगे? 37, पहला राजक्रय प्रथम अजातशत्रु के समय। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा वैशाली द्वितीय कालाशोक के समय। तीसरा पाटलिपुत्र तृतीय अशोक के समय। चौथा कुंडलवन चतुर्थ कनिष्क के समय। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 37 का करेक्ट आंसर 1 2 3 4 ये करेक्ट है। 38, हर्यक वंश के शासकों के बारे में विचार करना है। कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा 38 का बिंबिसार ने कौशल और वैशाली के शाही परिवारों पर विवाह करके साम्राज्य मजबूत किया था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, इसलिए उसे पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, और जो उदयन है, उदयन ने पाटलिपुत्र के कुसुमपुर में इसकी स्थापना की थी। तो सभी आंसर इसके करेक्ट हैं। 39 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। कमल का सांड, कमल व सांड। ठीक है, 39 कमल व सांड ये जन्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुद्ध का जन्म। राइट। अगला घोड़ा, ये गृह त्याग मतलब तेजी से प्रतीक, तेजी का प्रतीक था गृह त्याग। पहिया चक्र ये प्रथम उपदेश हो गया। ठीक है, धर्म का पहिया घूमना। और स्तूप मृत्यु महा परिनिर्माण। ठीक है, मतलब अवशेषों पर बने स्मारक। चारों बातें A1 B2 C3 D4 करेक्ट है। ए। क्वेश्चन 40 है, मगध के शासक ने कलिंग पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त की थी और वहां जिन की मूर्ति उठाकर ले आया था। आंसर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कलिंग विजय और जिन की मूर्ति। तो 40 का सही आंसर यहां से क्या होगा? ये मगध के राजा महापद्मनंद ने सर्वप्रथम कलिंग जीता था और वहां से जैन तीर्थंकर जिन की मूर्ति ले आया था और इसका उल्लेख खारवेल में हाथीकुंबा अभिलेख में मिलता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा महापद्मनंद। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तर वैदिक साहित्य और समाज के धर्म के संबंध में विचार करना है। अथर्ववेद में जादुई मंत्रों का वशीकरण का वर्णन मिलता है। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सामवेद में भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। गोपाल ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि गोपाल ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है, ऋग्वेद से नहीं होगा। उपनिषदों का मुख्य विषय ब्रह्मा और आत्मा का ज्ञान होगा। चौथी बात सही है। 1 2 और 4 सही है। 1 2 4 करेक्ट आंसर कौन सा होगा देखते हैं। 41 में 1 2 4 मतलब सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अगंतुर निकाय के अनुसार 16 जनपदों की सूची में कौन सा जनपद सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर उभरा है? 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अगंतुर निकाय और अन्य बौद्ध धर्मों के अनुसार मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा है और इसकी भौगोलिक स्थिति पहाड़ों, नदियों से घिरा होना और लोहे की खानों से अलग अजय बना देना। करेक्ट आंसर होगा अंगत्तुर निकाय जो है ये आपका मगध का सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था। 43, जैन धर्म में त्रिरत्न का सही समूह कौन सा होगा? करेक्ट आंसर 43 का हो जाएगा। ये सबसे सही समूह जो होगा जैन धर्म का, जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा 43 का? बी करेक्ट है। 44 है, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के बारे में क्या सत्य है? धनानंद के बारे में कौन सी बात सही होगी? इसके समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। करेक्ट बात है। ठीक है, और यूनानी लेखकों ने इसे आगरमीच कहा था। ठीक है, वह अत्यधिक लालची प्रजा पर भारी कर लगाने वाला था। राइट, सभी बातें सही हैं। डी। 45 बातें, बुद्ध के जीवन के धर्मचक्र परिवर्तन की घटना संबंध किससे होगा? आंसर हो जाएगा 45 का करेक्ट आंसर। एक तो बुद्ध के द्वारा या बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए उपदेश की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता था। सारनाथ इसका सही आंसर होगा। और यहाँ से बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन, उसके प्रथम उपदेश की घटना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, मौर्य प्रशासन के संबंध में विचार करना है। इग्रुनमोई जिले का अधिकारी
था जो सड़कों के निर्माण के लिए उत्तरदायी था। 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य का अर्थ राजा की आंखें बताया गया है। सेकंड बात भी सही है, ठीक है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए थे, अमात्य मतलब मंत्री, राज की आंखें कहा गया इसमें। संस्था और संरचना मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था के 2 प्रमुख भाग थे। तीसरी बात भी करेक्ट है। मौर्य काल में दास प्रथा का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। ये बात गलत है क्योंकि मौर्य काल में दास प्रथा विद्यमान थी और मेगास्थनीज ने भ्रमवश कहा था कि भारत में दास नहीं है, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दासों का स्पष्ट वर्णन बताया है। 1 2 3 क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। आंसर क्या है? 46 का 47 है। सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं, देखते हैं। 13वां शिलालेख 14 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन और धम्म विजय, ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी ये हो गई। 11वां शिलालेख आपको हो जाएगा धर्म की विस्तृत व्याख्या, या धर्म की विस्तृत व्याख्या। 7वां शिलालेख, अच्छा धर्म की विस्तृत व्याख्या क्या होगा बी का? हाँ ठीक है। 11वां शिलालेख में धर्म की विस्तृत व्याख्या थी। 11वें का सभी संपदाओं के लिए सुनता। अच्छा ठीक है। 7वां शिलालेख क्या था? 7वां शिलालेख सभी संपदाओं के लिए प्रति हस्य ही सुनता, ठीक है ये। और पहला शिलालेख पशु बलि निंदा। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? A2B1 C4 ये यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है। मरुत्तरकालीन राजवंश को उनके शासन के सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। 48 में सुंग वंश पुष्य में से सुंग थे, ठीक है पहला। उसके बाद कड़वंश आएगा। कड़वंश के कौन थे यहाँ पर? वसुदेव, दूसरा हो गया। उसके बाद सातवाहन वंश के यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद कुषाण वंश 1 2 3 4 सभी यहाँ से मैच है, मतलब सभी यहाँ से सीरियल से। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 49 सिकंदर के भारत आक्रमण के संबंध में विचार करना है। सिकंदर ने 1326 ईस्वी पूर्व में खैबर दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था। 49 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। हाइड स्पेस का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। ये भी बात सही है। तीसरा है सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिया था। तीसरा बात भी करेक्ट है। 1 2 और 3 49 का आंसर ABC मतलब 1 2 3 डी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 50 है। सातवाहन राजवंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा भी शुरू की थी, सही है। इनकी राज्य की भाषा संस्कृत थी और लिपि ब्राह्मणी थी, यह ब्राह्मी थी। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर सातवाहनों की राज्य की भाषा प्राकृत थी, संस्कृत नहीं थी। उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे और ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा शुरू की थी, ठीक है। आंसर यहाँ से सी गलत हो जाएगा। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। इसमें राजा के 7 अंगों यथा स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र का वर्णन किया है। पहला 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। कौटिल्य ने मित्र को राज का कान और कोष की मुख्य संज्ञा दी है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ पे एकदम सही है। 51 का आंसर यहाँ से सी। 52 घटनाओं को उनके होने वाले सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 52 चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सेलुकस की पराजय लगभग 305 ईस्वी पूर्व, ठीक है पहला। उसके बाद मेगस्थनीज का पाटलिपुत्र का आगमन हुआ था। कब? सेलुकस का राजदूत था जब। उसके बाद आएगा चौथा। उसके बाद आपका आएगा अशोक द्वारा धर्म की यात्राओं का विजय प्रारंभ। उसके बाद आपका आएगा तीसरा पुष्य सुंग द्वारा अंतिम सम्राट की हत्या करना। कब? 185 ईस्वी पूर्व। करेक्ट आंसर 1 4 2 3 सही आंसर होगा। 1 4 2 3 मतलब 52 का ए करेक्ट है। 53 नंबर है। ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था? ईरानी आक्रमण का भारत में खरोष्टी लिपि आई थी और मौर्य स्तंभ में ईरानी प्रभाव जैसे पॉलिश और शीर्ष आकृति दिखी थी और व्यापार मार्ग खुलने लगे थे। आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा। सभी बातें इसकी
सही है। 54 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करते हैं। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष है ना, राजकीय कोषाध्यक्ष पहला सही है। 51 समाहर्ता राजस्व संग्रहकर्ता, ये भी बात सही है। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष था, ये भी बात सही है। और पाण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। चारों बातें करेक्ट है। A1, B2, C3, D4। 54 का करेक्ट आंसर ए। 55 है, अशोक के धर्म संबंध में कौन सा कथन इसमें सही होगा? देखते हैं 55 को। पहला, ये एक संकीर्ण धार्मिक पंथ था जिसे बौद्ध धर्म के पूरक में के रूप में थोपा गया था। पहली बात यहाँ से क्या होगी? 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि अशोक का धर्म कोई नया धर्म नहीं था। ठीक है, और जो यहाँ से आंसर हो जाएगा 55 का सही बात, वो यहाँ से क्या होगी? ये एक नैतिक संहिता थी जिसमें सभी धर्मों का सार और सामाजिक उत्तरदायित्व शामिल था। ये बात करेक्ट आंसर 55 का। 56 नंबर है, मौर्य साम्राज्य के पतन और मौर्य काल के संबंध में विचार करना है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, जिसकी पुष्टि अयोध्या अभिलेख से होती है। 56 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, शुंग काल में ही भरहुत स्तूप निर्माण और विस्तार हुआ था, सही बात है। कर्ण वंश के संस्थापक वसुदेव था, जिसने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर दी थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, सातवाहनों ने अपने स्वयं को अदिति ब्राह्मण और क्षत्रिय मार्गदर्शन के मान मर्दन कहने वाला था, यह करने वाला था। चौथी बात भी करेक्ट है। ठीक है, चारों बातें सही है। आंसर 1, 2, 3, 4 डी। 57 आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के संबंध में विचार करना है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंत में बारे में क्या सही होगा? यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। 57 का सही आंसर, उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए थे। उन्होंने संलेखना पद्धति को अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया था। तीनों बातें करेक्ट हैं इसकी। 58 है, यूनानी लेखक मेगस्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 58 का सही आंसर होगा, ये कितने वर्गों में विभाजित था? सही आंसर, ये मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में, दार्शनिक, किसान, ठीक है, शिकारी, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, कितने हो गए? 7 भागों में बांटा था। करेक्ट आंसर बी। 59 नंबर है, अशोक के शिलालेखों की भाषा और लिपि के संबंध में कौन सा यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर जो सही है 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारत के शिलालेख केवल खरोष्टी लिपि में। ये बात क्या होगी? 59 का ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत का शिलालेख मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि केवल उत्तर पश्चिम में थी। पहला गलत होगा। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान खरोष्टी लिपि, बात सही है। ठीक है, अफगानिस्तान अरमैक और ग्रीक लिपि थी। अरमैक और ग्रीक लिपि दोनों बातें करेक्ट है। बी और सी, डी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन 60 है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करने। राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था और उस बदासों को कैदियों से कराई गई कृषि होती थी। सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, राज का व्यापार पर पूर्ण अधिकार था और रूपदर्शक सिक्कों की शुद्धता का निरीक्षक होता था। यह भी बात करेक्ट है, क्योंकि राज का व्यापार काला नियंत्रण था और उसमें रूपदर्शक नामक अधिकारी सिक्कों की शुद्धता की जांच करते थे। सी यहाँ से आंसर होगा। 61 है, गुप्तकालीन विज्ञान और तकनीकी के संबंध में विचार करना है। आर्यभट्टी में बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के ग्रहण की वैज्ञानिक कारण दिया था। 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 61 का पहला स्टेटमेंट जो होगा आपको यहाँ से ये करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, क्योंकि यहाँ पर आर्यभट्टी में पहली बार बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और ग्रहण का वैज्ञानिक कारण राहु केतु नहीं बल्कि छाया है। बारहमिहिर ने वर्ष संहिता की रचना की थी, जो खगोल विज्ञान और ज्योतिष का एक विश्वकोश था। यह भी बात करेक्ट है। सुश्रुत ने गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ माना था, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक थे, गणितज्ञ के नहीं थे। ठीक है, और शून्य का आविष्कार और दशमलव पद्धति का इस विकास काल के समान देना है, लेकिन इसमें सुश्रुत का संबंध चिकित्सा से होगा।
चौथा, महरौली कलोस्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान की प्रगति का प्रमाण होगा। चौथी बात करेक्ट है, दूसरी बात करेक्ट थी, पहली करेक्ट थी, तीसरी गलत है। 1 2 4 सही आंसर है। 62 नंबर है, संगम साहित्य यहाँ पर है और इसके 2 लेखक कौन कौन से गए? तोलकाप्पियम होगा 62 का पहला, ये तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है। ए का 2। सिलप्पदिकारम जो है ये इलंगो अडिग, इसे तमिल साहित्य का इलंगिट या इलियट कहा जाता था। ठीक है, बी का 1। मणिमेखले शीतले सतनार। तिरुक्कुरल है तिरुवल्लर में, इसे तमिल साहित्य में पंचम वेद कहते थे। करेक्ट आंसर 62 का ए। 63 है, भारत में विदेशी राजवंश के आगमन को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। हिंद यवन, शक, पार्थियन और कुषाण। ठीक है, 63 का आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यवस्थित करेंगे प्राचीन से नवीनतम में? जो प्राचीनतम से नवीनतम करेंगे तो हिंद यवन सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, 1। उसके बाद शक आए थे, शक ने यहाँ पर रुद्रदामन इसी वंश का था। 2 और तीसरा पार्थियन ये गोंडू फर्निस का प्रमुख था। और चौथा कुषाण कनिष्क महान के साथ ये वंश शिखर पर था। चारों बातें ये हो गई, 1 2 3 4। 64 है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में विचार करना है। इसकी रचना उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा चंपू काव्य शैली में की गई थी। 64 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसमें समुद्रगुप्त को कविराज और 100 युद्ध का विजेता कहा गया है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी। ये मूलतः सम्राट अशोक के स्तंभ पर खुदी हुई है, जिस बात में ये जहांगीर का लेख भी मिलता है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 सभी करेक्ट हैं। सी नहीं डी। क्वेश्चन 65 है, कुषाण शासक कनिष्क के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा? यहाँ से जो गलत होगा 65 का ये हो जाएगा, कनिष्क जैन धर्म के प्रचार के लिए चीन में दूत भेजे थे। बल्कि यहाँ पर गलत है क्योंकि कनिष्क ने बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था और जैन धर्म का नहीं था। उसने चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की थी और मध्य एशिया व प्राचीन में चीन में बौद्ध धर्म फैलाया था। 67 नंबर है, संगम काल की सामाजिक और भौगोलिक विशेषताओं के उत्तर और दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। देखते हैं व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा आंसर आएगा। व्यवस्थित करेंगे तो 67 में ये हो जाएगा, कुरुंजी पहाड़, मुल्ले जंगल चारागाह, मरुद्दम मैदान खेती और नेयातल तट। ठीक है, 1 2 3 4 सही होंगे। ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 है, हिंद यवन शासक मिनंडर मिलिंद के बारे में कौन सा कथन सही है? 68 में देखो यहाँ पर जो सही है, मिनंडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन की दीक्षा ली थी। उसने संवाद मिलिंद पन्हों और मिलिंद के प्रश्न पुस्तक में है। वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के बड़ी संख्या में प्रचलित किए थे। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? सभी बातें इसकी सही बताई जा रही है। 69 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करते हैं। अजंता गुफा संख्या 16, अजंता गुफा संख्या 16 जो है ये मणासन राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र होगा। एक का पहला। देवगढ़ का मंदिर नागरसली का दशावतार मंदिर है। सही बात है। मर्चिकटिकम शूद्रक की रचना। सही बात है। सी का 3 और डी का 4 ये A1 B2 C3 D4 ए। 70 कुषाण काल में विकसित गंधार कला शैली के संबंध में क्या सही होगा? इसमें जो सही होगा ये हो जाएगा, इसे इंडो ग्रीक कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बौद्ध की मूर्ति यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई थी। इस शैली में मुख्यतः स्लेटी बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। तीनों बातें करेक्ट है। 70 का आंसर डी। 71 है, गुप्त साम्राज्य की सामाजिक स्थिति के संबंध में विचार करना है। गुप्त काल में अछूतों चंडाल की स्थिति भारी गिरावट आई थी, जिसका वर्णन फाहियान ने किया है। 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, इस काल में स्त्रियों की स्थिति पूर्व की तुलना में बेहतर हुई थी तथा सती प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी गिरावट थी। ठीक है, गलत हो जाएगी बात। कायस्थों का एक वर्ग रूप उदय इसी काल में हुआ था। सही बात है, सामाजिक विशेषता थी इसकी।
चौथी बात है, शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ था और इन्हें रामायण पुराण सुनने का अधिकार मिला था। सही है, 3 4 1 सही है, 1 3 4 सही है, करेक्ट आंसर बी। 72 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर ये सबको पर विजय प्राप्त करके सकारी की उपाधि धारण करना, उज्जैन की दूसरी राजधानी बनाना, ठीक है, और नवरत्न कालिदास वरामिहिर को संरक्षण देना। तीनों बातें करेक्ट हैं, डी आंसर होगा। आता है 73, शक शासक रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धि क्या थी? देखो इसकी उपलब्धि क्या थी, आंसर हो जाएगा 73 का ये करेक्ट आंसर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाना, गिरनार में संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख लिखवाना, सातवाहन शासकों को युद्ध में पराजित करना, ये सभी बातें थी। 74 है, संगमकालीन प्रशासन में पंचवरम शब्द का किससे पंचवरम का संबंध किससे था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का सही आंसर। यहाँ से संगम काल में राजा को सलाह देने की 5 परिस्थितियां पंचवरम कही जाती थी, ठीक है, तो यहाँ से सलाह देने के लिए 5%, तो यहाँ से बी 74 का सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? आंसर हो जाएगा 75 को इसलिए कहते थे क्योंकि सर्वाधिक सोने के सिक्के, दिनार और कला साहित्य में चहुमुखी विकास के कारण इसे क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहते थे, ठीक है। आंसर क्या होगा? 75 का करेक्ट आंसर 1 और 2 दोनों करेक्ट है, और कला विज्ञान संस्कृति अभूतपूर्व उन्नति भी देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 76 है, चोल प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। चोल शासन की सबसे अनूठी विशेषता उसका स्थानीय स्वशासन था। 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, उत्तर मेरु अभिलेख में चोलकालीन ग्राम सभाओं के कार्य प्रणाली की विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। ग्राम सभा के सदस्यों का चुनाव कुडवलाई लॉटरी पद्धति से किया जाता था। चोल काल में समाज केवल 2 वर्गों में ब्राह्मण और शूद्र में विभाजित था। चौथी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर चोल काल समाज 2 वर्णों में नहीं बल्कि यहाँ पर जटिल स्थितियों में विभाजित था। हालांकि स्थानीय स्वशासन में कुडवलाई लॉटरी पद्धति उनकी अनूठी पहचान थी। तो 1 2 3 सब करेक्ट है, आंसर ए आंसर सही होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 76 ही क्वेश्चन आज कवर करेंगे, ठीक है। 76 क्वेश्चन कवर करेंगे और जो बचेंगे क्वेश्चन 77 नंबर से और 150 क्वेश्चन तक हम लोग उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, जितनी यहाँ पर चीज़ें पढ़ ली, जितने टॉपिक आपने पढ़ लिए उस टॉपिक को जाकर के डीप में थोड़ा टॉपिक को कवर करना है। कहने का मतलब जैसे कि आप चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा आपने, शासनकाल के इनकी, हिंदी यवन कौन थे इनके बारे में पढ़ा आपने, ठीक है। और जैसे कि आपने यहाँ से पढ़ा है गुप्त साम्राज्य के बारे में, सामाजिक स्थिति को पढ़ा, संगम काल के बारे में पढ़ा, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ोगे डीप में जाकर के थोड़ा पढ़ना, ठीक है। तब ये चीज़ें और अच्छे से कवर हो जाएंगी, ये पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। और अगर कोई टॉपिक नहीं मिलता है, कुछ डाउट रहता है, तो आप यहाँ से मुझे भेज करके, जैसे कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, मान लो कि आपको संगम काल का टॉपिक नहीं मिला, तो आप मुझे भेज देना, तो मैं आपको पूरा टॉपिक लिस्ट बना करके PDF भेज दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो इस वजह से टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, टेलीग्राम पे कुछ अपडेट भी मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है। कल मैंने जो कराया था टेस्ट, जो परफेक्शन है इसका टेस्ट नंबर 3, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं इसको, कल इसका पार्ट 2 देखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।